हेलो फ्रेंड्स। एग्जेम्पशन चैप्टर बड़ा प्यारा सा चैप्टर है सर, ठीक है, पर बहुत परेशान करता है स्टूडेंट्स को। मैंने आपको दो बातें समझाता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज ध्यान से सुनना। ये चैप्टर पढ़ने का मजा तब है जब आपको आरसीएम की चीजें याद हो। सर क्यों? सर ये चैप्टर ना आरसीएम से बहुत कनेक्ट करता है। तो अगर आपको आरसीएम अच्छे से याद है ना, तो ये चैप्टर बड़ा मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंट्रीज है जो आरसीएम से कनेक्ट करते हैं। मैं अभी जब आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं जब अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा सर कि कैसे वो आरसीएम से कनेक्ट करता है, ठीक है। रही बात नोट्स की, ठीक है, तो मैंने ना सर आरसीएम प्लस एग्जामिशन के साथ मिला के नोट्स शेयर किए सर। अरे बवाल नोट्स है यार, बेहतरीन नोट्स है। सर क्यों? उसमें मैंने क्या किया है, जो जो ऐसे एग्जामिशंस है जो आरसीएम से कनेक्ट होते हैं और जो आरसीएम वाले एग्जामिशन पे कनेक्ट होते हैं, दोनों को एक साथ एक जगह लिख दिया सर, ताकि एक स्टूडेंट को आखिरी दिन इस चैप्टर में कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वो आरसीएम का नोट्स देख ले, उसमें साथ में नीचे एग्जामिशन है, तो वहीं का वहीं वो चैप्टर खत्म होता है, तो दोबारा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक ये क्लियर हुआ। दूसरा, मैंने क्या किया है पता है सर? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, इसके बड़े प्यारे से हैंड रिटन नोट्स बनाए। और एक रेंटिंग, ओ भाई साहब, क्योंकि रेंटिंग से लोग इतना परेशान, तो रेंटिंग के ना एकदम स्पेसिफिक नोट्स बनाए। वो भी मैं आपको सब शेयर कर दूंगा, सब टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा सर, टेंशन नहीं लेना। तो अभी आप मेरे साथ बैठ के पढ़ो, मैं आपको कनेक्ट करके नोट से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, मजा आ जाएगा, ये चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और जो हैंड रिटन नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अल्टीमेट होंगे सर, वो अल्टीमेट है, वो लास्ट डे रिवीजन बोलते हैं ना जिसको, वो एक बार वो हैंड रिटन नोट्स पढ़े खत्म, उसके बाद दूसरी बार कोई चीज देखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर डिटेल पढ़ना है तो ये कॉम्पैक्ट आपके पास है सर, मैंने ड्राइव में प्रोवाइड किया, मैंने वैसे भी हर चीजें ड्राइव में अपलोड की है सर, ठीक। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, एग्जामिशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज देखते हैं सर जो एग्जाम्प्ट है सर, ठीक है, मजा आएगा, ध्यान देना सर। सबसे पहला है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सर्विसेज बाय चैरिटेबल। अच्छा, मैं कुछ चीजें बोलते जाऊंगा, अगर मेरे हिसाब से आप उसको नोट भी कर लोगे तो अच्छा है यार। देखो बहुत सारी चीजें तो लिखी है, बट मेरे हिसाब से कुछ चीजें प्लीज नोट कर लेना। नोट करो, क्योंकि क्या होता है, मैं जब कोई चीजें नोट करवाता हूँ ना, तो वो एक्सपीरियंस होता है मेरा कि मैं इतने क्वेश्चंस बनवाया हूँ, इतनी सारी चीजें किया हूँ, आरटीपी एमटीपी सब सॉल्व कराया, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे कि यार उसको नोट कर लो, ताकि आपके लिए आखिरी दिन बहुत अच्छा रहेगा सर, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं। देखो मैं कैसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्प्ट है, तो सर अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड यहां पर टू होता तो, सर टू होता तो टैक्सेबल है, लिखो ऐसे। वैसे ये पॉइंट शायद दिया होगा, ये रहे देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सर टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट है। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? चैरिटेबल एंटिटी, ठीक है, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही है सर। अब ये चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होती है? बहुत सारी लिस्ट है, पता है, बहुत बड़ी लिस्ट है सर, पूरा याद करें? अरे ना रे बाबा ना, पूरा क्यों याद करोगे, वो पूरा आती ही नहीं है एग्जाम में। क्या क्या याद रखना चाहिए सर चैरिटेबल एक्टिविटीज में? तो देखो, चैरिटेबल एक्टिविटी में जो एग्जाम में ज्यादातर आया है, वो आपको जो मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए, एक याद रखो योगा, ठीक है, ये आया एग्जाम में। एक आया है सर प्रिजर्वेशन ऑफ वाटरशेड, ठीक है, वो याद रखो। और और कोई आया है एग्जाम में ना? ये दो ही अभी तक सबसे ज्यादा पूछा गया है सर चैरिटेबल एक्टिविटी में। ऐसे तो आज तक एग्जाम में ये भी आया है सर, डिफाइन चैरिटेबल एक्टिविटीज, एक बार आया था 4 मार्क्स का लिखने के लिए। एक स्टूडेंट बोला सर ऐसे कैसे पूरी चैरिटेबल एक्टिविटी बता दे सर, बहुत सारी है सर। तो वो उतनी सारी तो एग्जाम में एक बार उन्होंने पूछा, उसके बाद दोबारा नहीं पूछा, उसके बाद दोबारा ये सबसे ज्यादा यही पूछते सर, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटरशेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सर ये, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है। याद रखना, जो चैरिटेबल एंटिटी है ना सर, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर 12 AB, 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर है? सबको समझ आया? ठीक है सर। कोई भी चैरिटेबल एंटिटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटी के अलावा कोई दूसरा काम करती है
एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो सरकार बोलती है वो टैक्सेबल होती है सर, क्योंकि वो नॉट चैरिटेबल पर्पस होती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में कवर नहीं होती है, वो टैक्सेबल होती है सर। क्लियर है? इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया सर कि सर डिस्प्ले ऑफ नेम्स, ठीक है, या प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। याद है ना, मैंने आपको बताया था, आप कोई भी मंदिर वगैरह जाओ जहां पर आश्रम वगैरह होते हैं, बाजू में रूम्स होते हैं, ठहरने के लिए जगह होती है लोगों के लिए, ठीक है, उन जगहों पे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा डोनेट करते हैं कि हमारे परिवार या हमारे पापा या हमारी फैमिली के नाम से या मम्मी के नाम से एक रूम बनवा दीजिए। सरकार बोलती है आप डोनेट करो, बहुत अच्छी बात है, फिलेंथ्रोपिक पर्पस होना चाहिए सर, एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन मत करना अपने बिजनेस का, ठीक है। अगर मैं कहीं रूम बनवाते टाइम अरहम इंस्टीट्यूट नाम लिखवा देता हूं तो सरकार बोलेगी यार आपको नहीं लग रहा है सर ये अरहम इंस्टीट्यूट नीचे लिखवाते हो CA CS CMA एकेडमी, ये तो गलत है ना यार, ये तो आप मार्केटिंग कर रहे हो। वर्धमान सर को सरकार ने सिंपल बोला आपको अपने पेरेंट्स के लिए क्या बोलते हैं बनवाना है ना, तो आप एक काम करो वहां लिख दो सर ऑन बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स या ऑन बिहाफ ऑफ माई पापा मम्मी, ऐसे लिखवाओ ना, ये कोई मार्केटिंग नहीं होगी। पर सर अगर आप अरहम इंस्टीट्यूट लिखवाते हो तो फिर तो आप एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कर रहे हो। सरकार बोली अगर एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन लगा, हमें फिलेंथ्रोपिक पर्पस नहीं लगा, तो सरकार बोली फिर टैक्सेबल है। क्लियर? आओ सर आगे देख लो, रिक्रिएशन ट्रेनिंग और कोचिंग, ठीक है। देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में क्या आता है? डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब चीजें आ जाएगी रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाय एन इंडिविजुअल। तो ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल है, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, बाय एन इंडिविजुअल है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग। वर्धमान सर अगर डांस सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग बाय एन इंडिविजुअल रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर, मतलब कथक सिखा रहा हूं, ट्रेनिंग, सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। पर अगर यहाँ इंडिविजुअल नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई बड़ी रेमो डिसूजा सर, उन लोगों की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है सर, वो बड़े बड़े डांसर सर, सरकार बोली फिर टैक्सेबल है सर, फिर एग्जाम नहीं है सर। क्लियर? अगला, स्पोर्ट्स बाय अ चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा सर, ये बहुत फंसाता है एग्जाम में। सर ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स, सर क्रिकेट सिखा रहे सर, ट्रेनिंग, कौन सर? चैरिटेबल एंटिटी सर, ट्रेनिंग और कोचिंग इन स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी तो एग्जेम्प्ट है। अगर अदर देन चैरिटेबल है, प्राइवेट वाले हैं सर, कोई प्राइवेट के सर है जो कोचिंग से, युवराज सिंह सिखा रहे हैं ना, युवराज सिंह सिखाएगा तो सर टैक्सेबल है, क्योंकि वो सर चैरिटेबल एंटिटी में नहीं आता है सर। आप समझो, युवराज सिंह अगर स्पोर्ट्स सिखा रहा है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल है। कोई चैरिटेबल एंटिटी कर रही है सर, तो सर उस केस में एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय चैरिटेबल एंटिटी, इसको इन्होंने एग्जेम्प्ट किया। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम में आप ये देखिएगा टू अ रेसिडेंट एज 60 years और मोर, सर अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, पर मंथ पर मेंबर, इतना कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, ठीक है। वृद्धा आश्रम जहां पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है सर, ठीक है, वृद्धा आश्रम, वहां पर 25,000 पर मंथ पर मेंबर से अगर आप ज्यादा नहीं लेते हो तो एग्जेम्प्ट है। ये 25,000 में उनका रहना, खाना, पीना सब इंक्लूडेड होता है सर, ठीक है, ध्यान रखना। पर 60 years भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है रिलीजियस सर्विसेज सर, इसमें सबसे पहला आता है सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिलीजियस सेरेमनी क्या है सर? बर्थ, डेथ, सब चीज रिलीजियस सेरेमनी है सर, सब, बर्थ, डेथ, सब जो जिसमें भगवान की पूजा वगैरह होती है सर, जिसमें कोई ग्रंथ वगैरह पढ़े जाए, सब चीजें रिलीजियस सेरेमनी है सर।
पर ये जो आप वैलेंटाइन वीक मना रहे हो ना सर, ये रिलीजियस सेरेमनी नहीं है सर, ठीक है, ये रिलीजियस सेरेमनी नहीं है सर। आप किसी को ये रिंग पहनाते हो, वो कोई रिलीजियस सेरेमनी में नहीं आता है सर। रिलीजियस सेरेमनी वो होता है सर जहां पर कोई रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ी जाए, ठीक है, तो रिलीजियस टेक्स्ट वाली जहां पर बात आती है वो रिलीजियस सेरेमनी होता है सर, ठीक है, क्लियर। तो जो रिलीजियस सेरेमनी है उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बाय अ पर्सन, एग्जेम्प्ट है, मतलब पंडित, आपके घर की शादी में जो आया हुआ पंडित है वो एग्जेम्प्ट है सर, ठीक, उसको आप जो भी पैसा दे रहे हो। रेंटिंग ऑफ प्रेसेंस ऑफ द रिलीजियस स्पेस, सर प्रेसेंस मतलब सर आसपास का एरिया, प्रेसेंस मतलब आसपास का एरिया। तो जैसे जो मंदिर होता है, ठीक है, जो मंदिर होता है, मंदिर के आसपास का जो एरिया नहीं होता है, प्रांगण जो बहुत बड़ा सा रहता है सर, जहां पर लोग रहते हैं सर, लोग वहां पर बैठ के प्रवचन सुनते हैं, रूम्स होते हैं, हॉल्स होते हैं, सरकार ने वही बोला सर। देखिए सर, अगर रूम्स है और उस रूम के चार्जेस 999 है, 999 है तो एग्जेम्प्ट है, या इससे कम है तो एग्जेम्प्ट है। अगर सर कम्युनिटी हॉल वगैरह है, कल्याण मंडलपम है, ओपन एरिया है, प्रीमाइसेस है, तो सर अगर उसका चार्जेस 999 है तो एग्जेम्प्ट है, मतलब 999 या उससे कम हुआ तो एग्जेम्प्ट है। सर शॉप है या अदर प्लेसेस फॉर बिजनेस है, कॉमर्स के लिए, आप देखे होंगे मंदिर के बाहर दुकान होती है जहां पर हमें नारियल या चीजें मिलती है सर, जो हम भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाते हैं। सरकार ने बोला सर 999 है, एग्जेम्प्ट है, सिंपल। उससे कम है तो भी एग्जेम्प्ट है, 10,000 भी हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्लियर। अगला देखो, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, इसमें तो दो याद रखना है सर, रिलीजियस पिलग्रिमेज। एक है कुमान मंडलम विकास निगम लिमिटेड, ये मैंने ऋषिकेश में देखा था, कुमान मंडलम विकास निगम लिमिटेड, और हज कमिटी, इसका मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है बट ये भी एक कमिटी होगी सर। तो ये दो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, सरकार बोली इनको हम एग्जेम्प्ट करते हैं, तो एग्जाम में इनका नाम दिखे एग्जेम्प्ट, क्लियर। आओ सर, एग्रीकल्चर में तो मैं आपको बताऊं सबसे इजी एग्रीकल्चर है, इसमें कुछ बातें मैं आपको बताते जाता हूं, आप बस वैसे सुन के याद रखते जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसे डिटेल में पढ़ने जाओगे तो आप, पर इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली है मैं आपको बताता हूं। पहला ध्यान ये रखना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए, एग्जेम्प्ट है, तो जो चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है वो टैक्सेबल, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। दूसरा, सर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग कर सकते हो बट उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं करना, ठीक है। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, कुछ भी, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटी, ये सब एग्जेप्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब एग्जेप्ट है, सब सब एग्जेप्ट। इन्होंने बोला एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, घोड़े नहीं सर, घोड़े नहीं, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, मुर्गी पाल लो, सब चलेगा सर, घोड़े नहीं सर, घोड़े नहीं, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर होगा वही एग्जेम्प्ट है, क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं सर, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और एग्जेम्प्ट है, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई लड़ाई मत लड़ो, बहुत सिंपल है, क्यों ही कंफ्यूज होते हो, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा भी इंस्टीट्यूट पूछना चालू करिए, फ्यूमिगेशन सर्विसेज, सर ये क्या होता है सर, जो खेत में कीटनाशक वगैरह रहते हैं ना, फ्यूमिगेशन साफ सफाई सब करा जाता है सर एग्रीकल्चर में, तो सरकार ने क्या किया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि सर अगर फ्यूमिगेशन है, टेस्टिंग है, क्लीनिंग है, रिपिंग है, वैक्सिंग है, ये सब चीजें हैं सर, अगर ये, ध्यान से सुनना सर, अगर ये सब एक्टिविटीज वेयर हाउस में हो रही है तो टैक्सेबल है, और सर ये सब एक्टिविटीज अगर एग्रीकल्चर जहां पर होता है वहीं पर हो रही है तो एग्जेम्प्ट है। तो सर हमें कैसे याद रखना है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है, ये चेक करना है वहां पर कि फ्यूमिगेशन सर्विसेज कहां पर हो रही है, क्योंकि एग्जाम में ये फ्यूमिगेशन और टेस्टिंग ही पूछे अभी तक कि सर फ्यूमिगेशन और टेस्टिंग सर्विसेज, जानबूझ के आगे लिख देते हैं वेयर हाउस, अगर वेयर हाउस लिखा दिखा टैक्सेबल, एकदम आंख बंद करके टैक्सेबल। कोई भी चीज अगर आपको वेयर हाउस में दिख गई ना सर कि वेयर हाउस में हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, टेस्टिंग दे रहे हैं, फ्यूमिगेशन दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कुछ भी वेयर हाउस में दिखा, हाँ हाँ बंद करके टैक्सेबल कर देना। आ रही बात समझ, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो,
प्रोसेस टी कॉफी जैगरी पल्सेस नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो टैक्सेबल है सर। जैगरी मतलब गुड़, ठीक है, पल्सेस मतलब दाल। कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। इंटरमीडिएरी प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब प्यार से पता है इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम प्यार से जॉब वर्क बोलते हैं सर। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब वर्क का भी जो प्रोसेस है वो भी एग्जेम्प्ट है, पर याद रखना घोड़े नहीं सर, घोड़े नहीं। और इसमें ना कभी कभी, अब तो नहीं कंफ्यूज करती इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद हो गया, अब इसकी आदत हो गई है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, सर पेडी इनटू राइस है, सरकार बोली टैक्सेबल है। पेडी इनटू राइस का प्रोसेस जो है बीच में, ये टैक्सेबल है सर। नॉट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, लायबल फॉर जीएसटी। पेडी आज भी एग्जेम्प्ट है, पेडी आज भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्जेम्प्ट है। मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस टैक्सेबल है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, अदर देन हॉर्सेस तो सर सब एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सिरिल पल्सेस, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ सिरिल पल्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल इनका वेयर हाउसिंग कर सकते हो सर, सिरिल पल्स फ्रूट्स वेजिटेबल। पर याद रखना सिर्फ इन्हीं का, सिरिल पल्स फ्रूट्स वेजिटेबल। तो प्रैक्टिकली सर आप राइस याद रख लो और ये याद रख लो सर, क्योंकि इन्हीं का तो आप स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कर पाओगे सर। सिरिल पल्स फ्रूट्स वेजिटेबल राइस याद रखना, ये एग्जेम्प्ट है, बाकी पूरी दुनिया टैक्सेबल है। एग्जाम में क्या आता है पता है, मैंने तो अपने क्वेश्चन बैंक में कराया है स्टूडेंट को, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, ऐसे कई सारी चीजें आती है सर, ठीक है, वो सब टैक्सेबल है सर, वो सब टैक्सेबल है सर, ठीक है। सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सर, अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड क्या सर्विस हो सकती है सर? उनकी रिपिंग, वैक्सिंग, प्री कूलिंग, सब चीजें करो, पर याद रखना एप्पल को एप्पल रहने देना, एपी फीस मत बना देना बस, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसएमिनेशन, सर कोल्ड चेन तो इंडिया में सबसे ज्यादा चाहिए, तो इसकी सर्विसेज तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगी सर, ठीक है। अगला है एजुकेशनल सर्विसेज। अब एजुकेशनल में तो सर टू और बाय दोनों चलता है, इसको कैसे याद रखते हैं सर? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ध्यान से सुनो, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ सब एग्जेम्प्ट है, कुछ भी होगा एग्जेम्प्ट है, कुछ भी। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब एग्जेम्प्ट है, बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब एग्जेम्प्ट है। इन रिलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सब 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 एग्जाम्प्ट है। बाय एक स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज डिग्री प्रोवाइड करे बाय लॉ, सब सब एग्जाम्प्ट है, सब। बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ठीक है, ध्यान रखना सर। टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सर अगर आप उसको ध्यान देंगे तो लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे पास लिस्ट होती है सर, और उस लिस्ट में टू मतलब समझ रहे हो, किसी ने, कोई दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की, सॉरी किसी ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज प्रोवाइड की है, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो सरकार बोली अगर टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो सरकार बोली फिर उस केस में ना हम कैटेगरी कर देते हैं। मैं बोला मतलब, अगर किसी को याद हो तो इसके अंदर 5 चीजें आती है सर, ठीक है। शुरू की 3 चीजें जो है वो स्कूल लेवल तक चलती है, जो चौथी चीज है सर वो सबके लिए है, सब सब, चाहे स्कूल हो प्लस कॉलेज हो, और जो 5वीं चीज है सर वो कॉलेज लेवल पे चलती है। अब मैं आपको आराम से एक एक करके याद दिलाता हूं। सबसे पहला है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन in relation to transportation of student faculty staff, transportation of student faculty staff exempt, crystal clear। दूसरा सर
हाउसकीपिंग सिक्योरिटी सर्विसेज एग्जेम्प्ट। तीसरा सर कैटरिंग सर्विसेज सर, मिड डे मील स्कीम जो गवर्नमेंट की इंक्लूड होती है सर, ये 3 चीजें स्कूल लेवल तक एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ अगर कॉलेज के किए जा रहे, मतलब कोई आउटसाइडर है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, मतलब एक कॉलेज वालों को उनके बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज है। कॉलेज में खाना नहीं, कॉलेज के बच्चों को घर छोड़ना नहीं, और कॉलेज में साफ सफाई रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर कॉलेज को खुद को करना है तो कर ले, किसी और से लेके मत करे, किसी और से लेके करेंगे तो टैक्सेबल है। समझ आई बात? क्लियर है? स्कूल वालों को रियायत है सर, स्कूल वाले खुद साफ सफाई करे, खुद खाना दे, खुद ट्रांसपोर्टेशन करे तो भी एग्जेम्प्ट, किसी और से करवाए तो भी एग्जेम्प्ट। चौथा होता था कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, स्कूल वाले खुद करे या किसी और से स्कूल या कॉलेज वाले एग्जाम्स कंडक्ट कराए, ये एग्जेम्प्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा होता था मैगजीन सर, मैगजीन स्कूल के बच्चे अपना सिलेबस पढ़ ले बहुत है, मैगजीन की उन्हें जरूरत नहीं है सर। मैगजीन कॉलेज लेवल पे एग्जेम्प्ट है, स्कूल लेवल पे टैक्सेबल है सर। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ये लिस्ट दी हुई है सर, ये मैंने क्या किया सर, कुछ ऐसे ऐसे सर्कुलर्स और पॉइंट्स वाले थे वो सब मैंने एक साथ लिख दिए सर, ये मैंने आपको अलग से समझाया और ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। अब देखो क्या दिया हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग स्कूल्स एग्जेम्प्ट है, इंटरनेशनल स्कूल एग्जेम्प्ट है, प्राइवेट ट्यूशन अरहम इंस्टीट्यूट टैक्सेबल है सर। प्लेसमेंट सर्विसेज आंख बंद करके टैक्सेबल है, लोगों को प्लेसमेंट मत दो, जॉब ही नहीं मिल रहा है। कैंपस रिक्रूटमेंट टैक्सेबल है, वैसे भी कैंपस रिक्रूटमेंट में कल के दिन आप लोग भी जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैंपस रिक्रूटमेंट का हमें पैसा देना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और करवाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, ठीक है, आईआईटी वगैरह नीट वगैरह सब टैक्सेबल है। पोस्टल कोचिंग, पेन ड्राइव्स, गूगल ड्राइव सब टैक्सेबल है सर। फॉरेन कोर्सेज हम इंडियन के नहीं छोड़ रहे, फॉरेन तो वैसे ही टैक्सेबल होगा बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको CFA ACCA ये सब पढ़ा रही, सब टैक्सेबल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट गवर्नमेंट बोलती है इसकी जरूरत नहीं है इंडिया वालों को, दे आर क्वाइट स्मार्ट सर, लाइबल टू GST सर। कॉलेज हॉस्टल मेस सर, सरकार बोली ये टैक्सेबल होता है, कोई अगर थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है, अगर कॉलेज वाला खुद दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, कोई थर्ड पार्टी जो कॉलेज को प्रोवाइड कर रही है तो टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ITI, थैंक यू, उसको छोड़ दिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर, इनको छोड़ दिए क्योंकि इनका बहुत रिलेवेंस है सर। ठीक है, DGA अप्रूव मैरिटाइम कोर्सेज फॉर मैरिटाइम ट्रेनिंग, ये एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, इसके बाद देखो सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IIM सर, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है तो टैक्सेबल है। अभी निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि हम CA CMA और CS इंस्टीट्यूट को बोल रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज निकालिए, क्योंकि आप निकालेंगे हमें मजा आएगा, फिर हम उसमें टैक्स लगा देंगे कल के दिन। अभी तो कुछ ऐसा बोला नहीं गया है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो IIM शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के कोर्सेज एग्जेप्ट। ठीक, सप्लाई ऑफ फूड्स इन आंगनवाड़ीज एंड स्कूल्स एग्जेप्ट। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सर, ये मेडिकल से रिलेटेड रहता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन सरकार बोली फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एग्जेप्ट, अदर सर्विसेज दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा सर। ठीक है सर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन, आप जैसे ही स्कूल छोड़ते हैं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसके बेसिस में आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। सरकार बोलती है सर GST ऑन एप्लीकेशन फीस चार्ज फॉर द फीस फॉर इशू बाय आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट सर। ठीक है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको दिया जा रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है सर। और NTA, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है सर, तो ये भी मेडिकल से रिलेटेड रहती है, इनको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कवर किया गया। क्लियर? अगला है एफिलिएशन सर्विसेज। हाँ बिल्कुल, CBSE और स्टेट बोर्ड ही तो एफिलिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्कूल्स को, कि नहीं तो आप देखते नहीं हो सब स्कूल्स के जनरली नीचे लिखा हुआ रहता है, देखो एफिलेटेड बाय CBSE, एफिलेटेड बाय दिस एफिलिएशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, इसके बाद आ रही है बात हेल्थ केयर सर्विस के सर। अब हेल्थ केयर में इन्होंने बोला सर अरे बड़ा सिंपल है, हेल्थ केयर सब एग्जेम्प्ट है, सब हेल्थ केयर एग्जेम्प्ट है, बट कुछ भी आंसर मत कर लेना। इसमें ना सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में हीलिंग, क्या हीलिंग एग्जेम्प्ट है? अरे नहीं रे बाबा, ऐसा थोड़ी होगा कि मैं तुम्हें टच करूंगा और तुम मरे हुए इंसान खड़ा हो जाएगा, ऐसे सर ये सब एग्जाम नहीं है सर, ये टैक्सेबल है सर।
ये टैक्सेबल, ठीक है, ये एग्जाम नहीं है। तो हीलिंग सर्विसेज जो है ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। नेत्रोपैथी, यूनानी, एलोपैथी, सीधा, ये सब एग्जाम्प्ट है सर, क्योंकि वो सब मेडिकल में आते हैं सर, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, पैरामेडिक्स तक भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। IVF, ART ये सब एग्जाम्प्ट है, इन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। डॉक्टर आपसे जो रिटेंशन में रखता है ना पैसा, कि आप कुछ पैसा हमें जमा कर दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट होते जाएगा हम उसी में से यूज करते रहेंगे, वो रिटेंशन पैसे पे भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सरकार बोली कुछ रूम को छोड़ दो, ICU, CCU, ICCU और NICU, ये NICU बच्चों के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने देखा है सर, NICU बच्चों के लिए होता है। इन सब रूम के लिए कोई चार्जेस की लिमिट नहीं है। बाकी जो जनरल रूम है और डीलक्स रूम बोलते हैं भाई आजकल, ये भगवान, डीलक्स रूम, डीलक्स सुपर डीलक्स रूम भी होता है भाई, जिसके चार्जेस अगर 5000 पर डे से ज्यादा है तो टैक्सेबल है सर। बाकी ये जो 4 रूम है इनके चार्जेस जितने भी होंगे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है, एग्जेम्प्ट है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, जिंदा आदमी को एम्बुलेंस पे लेके जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। मरे हुए आदमी को बढ़ते कदम में लेके जा रहे हो, शेड्यूल 3 में कवर होता है सर। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना सीखो सर। इसी को तो बोलते हैं कनेक्ट करके पढ़ना, इसी को बोलते हैं कनेक्ट करके पढ़ना, समझ आई बात, ठीक है। याद रखना, इसमें वो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है भैया, एक चीज याद रखना, वो क्या क्या टैक्सेबल हो जाता है। कोई अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रहा है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरीज करा रहा है, ये सब टैक्सेबल है। पर अगर आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरीज, आप कोई आपके बॉडी पार्ट एक्सीडेंट के कारण डैमेज हो गए तो उसको ठीक करने के लिए कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है, अदरवाइज टैक्सेबल। क्लियर, ठीक है। इसमें ना एक बात एग्जाम में आई थी, तब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हुए थे। इंस्टीट्यूट ने ना नया वर्ड यूज किया था, मतलब टफ कुछ नहीं था, नया वर्ड यूज कर दिया था, इन पेशेंट आउट पेशेंट। स्टूडेंट बोला ये क्या होता है भाई? इन पेशेंट मतलब जो एडमिटेड है, आउट पेशेंट मतलब जो उसके साथ विजिटर या उसके साथ जो बैठे होंगे। सरकार बोली इन पेशेंट को जो भी खाना दिया जाएगा हॉस्पिटल से एग्जेम्प्ट है सर, और जो दूसरे आउट पेशेंट जो एडमिट नहीं हुए सर, जो उसके साथ आए हुए, जो वहां बैठ के समोसा चाय ठूस रहे होंगे या बैठे होंगे खा रहे होंगे और गप मार रहे होंगे कि हाँ कैसे हो गया, क्यों हो गया, किस तरीके से हो गया, क्या ये वो कहानी, सरकार बोली इनको खाना दे रहे हो तो टैक्सेबल है सर। समझ आई बात? क्लियर? आओ सर। सर्विसेज बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशनल प्रोफेशनल, ये तो इंडिया में बहुत जरूरत है सर। जिस तरीके से इंडिया में नशा बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सर, और इनको तो बहुत प्रमोट करना चाहिए सर। अगला है वेटनरी सर्विसेज सर। सर आजकल लोग कुत्ते बहुत पाल रहे हैं तो इसकी भी जरूरत है सर, वेटनरी सर्विसेज सर। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और टू गवर्नमेंट, ये बड़ी लंबी कहानी है सर, ये बड़ी लंबी कहानी है, और इसके ना मैंने नोट्स बनाए हैं सर। मैं आपको इसके नोट्स दिखाता हूँ अपने, मैं आपको शेयर भी करूंगा कुछ टाइम पीरियड बाद, डोंट वरी, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ गया यार, एग्जामिशन में नोट्स बनाया था मैं, भगवान मिल जा, ये हाँ ये रहा, आओ सर, पूरे नोट्स बने हुए हैं सर, ये देखो। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड किया है सर। प्लीज ध्यान देना, नोट्स वोट सब ये ले लेना मेरे भाई, और एक एक चीज लिखी हुई है, जो आया है जो नहीं आया है जो आ सकता है सब लिखा हुआ है इसमें। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर, ठीक है, किसको? इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी फंक्शन सर, ठीक है, इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी फंक्शन, सरकार ये सब सर्विसेज दे रही है इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को भी कवर किया और रेरा को भी कवर कर दिए। रेरा जो प्रॉपर्टी बिल्डर्स, इन्हीं के पास तो दौड़ते सर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर कराने के लिए सर। सरकार बोली ये एग्जेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट की सर्विसेज रेरा वाली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ये याद रख लेना नाम, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, क्योंकि ये नया है सर, ये पहले पिछले अटेम्प्ट में ही नाम ऐड हुआ है, इंस्टीट्यूट ने अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकती है सर, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन टू पंचायत, गांव गांव में दिखेगा सर पंचायत, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट सोवरेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है
अदर देन सर, ये चार हम ना कहीं देखें। हाँ देखें सर, कहाँ देखे सर? सर आरसीएम पढ़ते हैं ना सर, वहां पर हमने देखा सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी। उसमें ना एक्सक्लूडिंग में चार लिखा हुआ था। पहला तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, हाँ हाँ। दूसरा था सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अच्छा सर, एमओआर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? मैं बोला हाँ ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर सर, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये सब सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो टैक्सेबल है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है सर। इसके अलावा जो सोवरेन सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि देखो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डनरी पोस्ट। पर भैया ऑर्डनरी पोस्ट लेस देन 10 ग्राम्स होना चाहिए। 9 ग्राम होगा तो एग्जेम्प्ट है, अबे 10 भी हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विसेज, ऑर्डनरी पोस्ट 10 ग्राम या उससे ज्यादा टैक्सेबल। ये 10 ग्राम वाली कहानी ना सिर्फ ऑर्डनरी पोस्ट के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है, ठीक है। अब देखो बहुत प्यारा लिख के दिया है मैंने, ध्यान देना सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी। सर ये तो हम पढ़ के आए आरसीएम होता है। नहीं मेरे भाई, हर केस में आरसीएम नहीं होता है, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान दे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी। पहले चेक करो क्या बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है तो उन्हें बैठाओ, टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, और नहीं करता है तो एग्जेम्प्ट है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, जिसमें बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट। और अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है तो पहले जाके पूछो बिजनेस एंटिटी से, क्या वो 4 सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट आपको? अगर वो 4 सर्विसेज है तो उन केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और उन 4 के अलावा कोई और सर्विसेज है तो पूछो बिजनेस एंटिटी से, क्या वैल्यू 5000 से एक्सीड करती है कि नहीं करती। अगर 5000 से एक्सीड नहीं करती तो एग्जेम्प्ट है, और अगर 5000 से एक्सीड करती है तभी टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो आरसीएम है। इसको बोलते हैं सर कनेक्शन। सर एग्जेम्पशन और आरसीएम का क्या कनेक्शन है यहाँ पर। अगर कोई बच्चा इसको समझ लिया और रट लिया ना, क्या बैठेगा दिमाग में, अरे भाई गलती ही नहीं हो सकती। और कैसे गलती कैसे हो गया आप मेरे को ये बताओ। इतना परफेक्ट लिख के दिया हूँ एग्जेम्पशन और आरसीएम, कनेक्शन ही इतना प्यारा है कि कोई इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है सर, सब चीज यहाँ लिखी हुई है। तो सर इन शॉर्ट एक लाइन में बोल के बताओगे? मैं बोला हाँ, गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है, वैल्यू 5000 से ज्यादा है तभी टैक्सेबल है, और वो भी आरसीएम में, अदरवाइज छोड़ देना, अदरवाइज छोड़ देना। खत्म, एक लाइन पे खत्म। ये वन लाइनर था सर, ये वन लाइनर, ये याद होना चाहिए। वन लाइनर आखिरी दिन तो यही याद होना चाहिए। उसके बाद देखो सर, ये सिंपल है सर। गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है लोकल अथॉरिटी को तो एग्जेम्प्ट है, ये बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट ओल्ड एज होम की सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो एग्जेम्प्ट है सर। प्रोवाइडेड कंडीशन वही है सर, एज 60 ईयर्स और मोर नहीं होना चाहिए, और जो कंसिडरेशन आप ले रहे हो वो 25,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल, रेलवे वाले वर्धमान सर को सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, ये सब एग्जेम्प्ट है अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वर्धमान सर को ये सब सर्विसेज दे रहे तो। इंटरजोन डिवीजन, इसका तो आपको पता भी नहीं चलता सर। रेलवे के 2 डिवीजन आपस में बातचीत करते हैं, 2 डिवीजन आपस में अपने आप को सर्विसेज देते हैं, तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है सर। ये एक आम आदमी तक बात भी नहीं पहुंचती है सर। अगला है एसपीवीज टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये एसपीवी कौन होते हैं सर? स्पेशल पर्पस व्हीकल। सर ये कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं जो रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं सर। तो अगर ये रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रहे हैं तो सरकार बोली इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, क्योंकि रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है। अगला, गारंटिंग ऑफ लोन्स बाय गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट अगर लोन्स की गारंटी दे रही है तो एग्जेम्प्ट है। अब वैसे गवर्नमेंट ही दे दी तो उसके बाद और क्या बचेगा सर?
एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मैं बोला मतलब बोले कंपनी लॉ में तुम लॉ कंपनीज को रजिस्टर करते हो, जीएसटी में रजिस्टर करते हो, मैं बोला रिखाओ यार ये दो क्या, बहुत लॉ है जिसमें रजिस्टर करते हो। सरकार बोली वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन सब एग्जेम्प्ट है, सब। पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एग्जेम्प्ट। नेशनल परमिट ये भी गवर्नमेंट से मिलता है हमें सर, एग्जेम्प्ट है। टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठीक है, आपको टाइम पे ईमानदारी से पूरा कर देना चाहिए था, आपने उसे टाइम पे ईमानदारी से पूरा नहीं किया, तो सर कल के दिन गवर्नमेंट बोली ला फाइन या लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो जो आप गवर्नमेंट को फाइन और लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो, एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को पे करते हो, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। आगे, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर, भैया किसको दे रहे हो, इंडिविजुअल फार्मर है तो एग्जेम्प्ट है, एनी अदर पर्सन है तो टैक्सेबल है। अब ये आरसीएम और एफसीएम ये इस पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला बिजनेस एंटिटी है कि नहीं, ये इस पे डिपेंड करेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया आरसीएम और एफसीएम डिपेंड करेगा सामने बिजनेस एंटिटी है कि नहीं है। रॉयल्टीज टैक्सेबल, ये एक लाइन पे स्टार करके याद रख लेना। मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस एक्सेप्ट, सर्विसेज टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्टर एग्जेम्प्ट होती है सर, और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अरे मैं बता रहा हूं पूरी दुनिया एक साइड, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सर, अरे भारी इंपॉर्टेंट होता है यार, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सर्विसेज दियो सर, बहुत अति इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा एग्जाम में अगर मेरे को किसी की बैंड बजाना है ना तो यही है, मैं अच्छे खासे इंसान की लंका लगा दूंगा इनमें, पढ़ के आ जाओ कितना भी, ऐसा ऐसा खुद खाद के पूछ सकता हूं ना इससे, अरे भाई साहब देखो सर, सबसे पहला है प्योर सर्विस, प्योर सर्विस, प्योर सर्विस मतलब सिर्फ सर्विस, गुड्स नहीं आना चाहिए, गुड्स नहीं आना चाहिए, गुड्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ सर्विस, प्योर सर्विस, सप्लाई ऑफ मैन पावर, क्लीननेस ऑफ रोड, पब्लिक प्लेसेस, आर्किटेक्ट सर्विसेज एक्सेट्रा, कुछ भी सर्विसेज इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। सर जो मैं प्योर सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा हूं वो सिर्फ दो चीजों से रिलेटेड होना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, प्यार से नगर निगम भी बोल लो आप, वो एग्जेम्प्ट है। पर सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में नहीं आते, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब आरबीआई एग्जाम्पल है, और भी होते हैं, आरबीआई का अच्छा एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ, प्योर सर्विस, क्योंकि अगर कहीं पर भी सर्विस के साथ गुड्स आया तो आप नीचे आ जाओगे, कंपोजिट सप्लाई में आ जाओगे, और अगर आपने कंपोजिट सप्लाई किया है इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, तो सरकार बोल रही है उस केस में हम चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ गुड्स भैया 25% ऑफ टोटल वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप 1 लाख का सप्लाई कर रहे हो तो उसमें से 25% से ज्यादा गुड्स नहीं होना चाहिए, अगर 26% भी गुड्स निकला तो टैक्सेबल हो जाएगा। बैठा लो मेरी बात ये दिमाग में, घुसा लो, चाहे जैसे घुसाना है घुसा लो, अरे बोल रहा हूं ये मजाक नहीं है भाई, अच्छे से याद रखना, यही सब पॉइंट है जहां पर बैंड बच जाती है। अगला है वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन एग्जेम्प्ट है सर, ये तो सिंपल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, आप गवर्नमेंट को ग्रांट दो, भीख दो, एग्जेम्प्ट है सर। फेयर प्राइस शॉप, ये कौन होता है सर, जल्दी बताओ, फेयर प्राइस शॉप पता है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, राशन दुकान बोलते हैं प्यार से हिंदी में, बाकी और भी कोई वर्ड होगा तो नहीं पता, राशन दुकान बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। इंश्योरेंस स्कीम जिसमें 100%, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब 100% प्रीमियम कौन पे करेगा सर, गवर्नमेंट सर, 100% प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी तभी एग्जेम्प्ट है, नहीं तो नहीं है, 100% प्रीमियम गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट सर, आप गवर्नमेंट को, एक मिनट ध्यान दो मेरे तरफ,
आप गवर्नमेंट को इंश्योरेंस स्कीम दे रहे थे, आप गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो सर, जिसमें 75% या उससे ज्यादा खर्चा कौन बियर करना चाहिए? गवर्नमेंट। कैसे बोल रहा हूं मैं? गवर्नमेंट। तो सर उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल है मेरे भाई। एग्जाम में इतने बार पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नोट्स तो नहीं छेड़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर क्या क्या। एक बार एग्जाम में 60% आया, एक बार ये एग्जाम में 70% आया है, ठीक है। एक बार ये एग्जाम में ये इतने चोर थे, वहां पर क्या किए थे पता है? वैल्यू ऑफ गुड्स की जगह यहाँ पर वैल्यू ऑफ सर्विस लिख दिए थे, और 25% ये एग्जाम में आया हुआ है। एक बार एग्जाम में वैल्यू ऑफ गुड्स 34% आया हुआ है। ये सब वो आया है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। मतलब अति में इंपॉर्टेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, कोई कभी जिंदगी में मजाक में मत लेना, क्योंकि कब पेपर इधर उधर होगा ना, इसी में से आएगा सर, घुमा देंगे इसी में से। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। ये सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट और बाय गवर्नमेंट था, वैसे तो बहुत गोदागादी कर दी हमने इसमें। हाँ ठीक है, ये इतना ही था, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट और बाय गवर्नमेंट। अब अपने नोट्स पे चले। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, आओ चीजें लिखना लिखना। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड? प्रधानमंत्री आवास योजना या ऑल इंडिया अर्बन मिशन एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो आग बंद करके छोड़ दिया करो सर, एग्जेम्प्ट है। फॉर द फार्मर, फॉर एग्रीकल्चर यूज, ये एग्जेम्प्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी फॉर अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, सपनों का एक घर बनाना। सपनों का कॉम्प्लेक्स मत बना देना सर, सपनों का एक घर, रेसिडेंशियल, कमर्शियल नहीं बोल रहा हूं, कमर्शियल तो आंख बंद करके टैक्सेबल है। रेसिडेंशियल यूनिट बना लो, सपनों का एक, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। कमर्शियल बनाए तो टैक्सेबल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए तो टैक्सेबल। क्लियर? अगला टीडीआर एफएसआई या फिर लॉन्ग टर्म लीज, सर ये तो हम आरसीएम में भी पढ़े। हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, मैंने किसी को अपने लैंड से रिलेटेड टीडीआर और एफएसआई ट्रांसफर किया। किसको किया? प्रमोटर को किया। सर अब जितने फ्लैट बन के बिक जाएंगे, प्रमोटर उसमें घर बनाएगा, फ्लैट कुछ तो बनाएगा ना सर, नहीं तो लिया क्यों है मुझसे मेरी जमीन? तो सर फ्लैट बिल्डिंग जो भी बनाएगा, प्रमोटर जितना फ्लैट बिल्डिंग बना के आगे सप्लाई कर देगा, सरकार बोलती है उससे रिलेटेड जितने टीडीआर एफएसआई है वो एग्जेम्प्ट है। और जितना भी अनसोल्ड फ्लैट है, मतलब मान लो बिल्डर ने 100 फ्लैट बनाए, उसमें से 80 बिक गए, सर 20 फ्लैट नहीं बिके, ये जो 20 फ्लैट से रिलेटेड टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज है, ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। क्लियर हुई बात? बात समझ आई मेरी? एकदम क्रिस्टल क्लियर, 100%। आगे बढ़ते हैं सर। वैसे बताऊं, ये ज्यादातर फाइनल में पूछते हैं, इंटर में भी इसका इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है सर, ठीक है। इसके बाद आगे कहानी और बढ़ती है सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सर। सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सामान के साथ बिना सामान के, एयर इन इकोनॉमी क्लास। ओ भाई, इसमें क्यों इतने स्टूडेंट कंफ्यूज है? और मजे ले रही है इंस्टीट्यूट, रुक भी नहीं रही है इसमें। सर आप इन जगहों पे जाओ या इन जगहों से आओ, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बगडोगरा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इन सब जगह जाओ, इन सब जगह आओ, इन सब जगह से आओ। सर एयर से इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है। तो एक स्टूडेंट बोला, वाह सर एग्जाम में आया था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ बुकिंग फॉर एम्बार्किंग फ्रॉम मेघालय टू रायपुर, बट मैं तो एग्जेम्प्ट कर दिया था। मैं बोला सुन, वापस रिपीट कर, क्वेश्चन क्या था? सर्विसेज बाय वे ऑफ बुकिंग, क्या बोला तू? बुकिंग, बुकिंग, यहाँ कहाँ लिखा है बुकिंग वर्ड? दिखा मेरे को। बोले सर मतलब?
अरे भैया वो आदमी बुकिंग की सर्विसेज दिया है, बुक करके दिया है तेरे को टिकट, वो टैक्सेबल है। पैसेंजर का जाना एग्जेम्प्ट है मेरे भाई, बुकिंग सर्विसेज टैक्सेबल है, बुकिंग सर्विसेज टैक्सेबल है, पैसेंजर का जाना एग्जेम्प्ट लिखा तो है यार, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर एग्जेम्प्ट है, बुकिंग एग्जेम्प्ट नहीं है, बुकिंग टैक्सेबल है भैया, इन जगहों की बुकिंग भी करोगे तो टैक्सेबल है, बुकिंग में कहीं एग्जेम्पशन नहीं आई है सर। पैसेंजर का जाना, पैसेंजर का आना, एयर से इकोनॉमी क्लास होना चाहिए और इन सब जगहों पे होना चाहिए सर, क्लियर। नॉन एसी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, एसी वाली तो आंख बंद करके टैक्सेबल, सोचना ही मत। रेडियो टैक्सी, चाहे एसी हो नॉन एसी हो टैक्सेबल है, ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होना चाहिए नॉन एसी, पर अगर आप नॉन एसी को भी टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर, हायर ये सब कर रहे हो, सरकार बोली टैक्सेबल है, भले ही नॉन एसी है। मैं बोले क्या बोलना चाह रहे हो, बोले अबे सुन, तू एक गाड़ी को टूरिज्म पर्पस के लिए लिया, सरकार बोली टैक्सेबल है। मैं बोला वो तो नॉन एसी है, सरकार बोली टैक्सेबल है। तेरे को बोले ना ये चार पर्पस नहीं होना चाहिए, अगर ये चार पर्पस है तो एसी नॉन एसी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी है क्या, ठीक है भाई। स्टेज कैरियज, एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो छोड़ देंगे, यही बात समझ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला सर हाउ एवर नथिंग कंटेंट इन बी एंड सी शेल अप्लाई टू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिफाइड अंडर 9(5), क्योंकि 9(5) में नोटिफाइड हम पढ़ के आए सर, वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम में पे करता है सर, ठीक है, तो इसलिए अप्लाई नहीं होता है सर। आओ आगे बढ़ते सर। वीजी फंडिंग अमाउंट रिसीव बाय एयरलाइन ऑपरेटर अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसका तो मैं क्लासेस में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, अब शायद अभी भी एप्लीकेबल होगा शायद, कि अयोध्या में राम भगवान का मंदिर बना, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वहां लोग ट्रेन से बस से तो जा ही रहे, अब फ्लाइट से भी जाए लोग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला भाई कि कोई अगर वहां पर वीजी फंडिंग, ठीक है, वीजी फंडिंग के थ्रू एयरलाइन ऑपरेटर वहां पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और वहां पर चलते हैं, तो सरकार बोलती है अगर वो वीजी फंडिंग की स्कीम के अंडर कवर होते हैं और एयरलाइन ऑपरेटर्स वहां पर ऑपरेट करते हैं तो 3 साल तक वो उनको एग्जेम्प्ट कर देते सर, 3 साल तक। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाइट से ट्रेवल करना पसंद करें, ठीक है। अगला है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिर पैसेंजर जाएगा सर, चाहे सामान के साथ जाए बिना सामान के जाए, रेलवे में जाएगा, एसी में मत जाना, स्लीपर में जा, जनरल में जा, एसी में नहीं जाना, मेट्रो में जा, मोनोरेल में जा, ट्रेमवे में जा, एग्जेम्प्ट है, इनलैंड वाटरवे में जा, एग्जेम्प्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, बस टूरिज्म में मत यूज कर देना उसको। इन वेसल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, पर टूरिज्म नहीं होना चाहिए सर, टूरिज्म हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा में जा, टोटो में जा, अब उसको सब जगह अलग अलग बोलते हैं, ठीक है, तो भी एग्जेम्प्ट है। पर सरकार बोली सुन बे, तेरे पास अगर लाइजर, चार्टर्ड वेसल या फिर क्रूज शिप है तो तू बैठ साले, फिर टैक्सेबल है। रोप पे, केबल कार, एरियल ट्रेन पे, मैं बोला हाँ वो मनाली में ना रोप पे मस्त ऊपर, सरकार बोली टैक्सेबल है, लाइबल टू जीएसटी साले, ठीक है यार, समझ आ रहा है सर, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और इसे आप बड़े प्यार से मेरे साथ सुनिए और समझिए सर, क्यों सुनिए समझिए, अमेंडमेंट है, छोड़ नहीं सकते सर, ये हम पहले भी कहीं पढ़े, हाँ सर इसको कहाँ पढ़े सर, ऐसे नहीं पढ़े, आरसीएम में पढ़ाया, फिर यहां पर आया तो हर जगह आया, अब हर जगह इसकी कनेक्टिविटी है, तो ध्यान दो। देखो जीटीए की सर्विस की जब बात हो ना, तो ये हमेशा से इंपॉर्टेंट है, क्यों, आरसीएम से कनेक्ट करती है, जो मैंने आरसीएम के नोट्स दिए उसमें मैंने जीटीए को भी साथ में लिखा है ताकि एक स्टूडेंट वहां से कनेक्ट करके पढ़ पाए। मैं यहां पर आपको जीटीए वाला समझाता हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि अमेंडमेंट मेरे हिसाब से तो डैम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए और कोरियर,
जीटीए और कोरियर वाले टैक्सेबल है, ये दोनों टैक्सेबल हैं, ठीक है। इन दोनों के थ्रू अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर, तो सर टैक्सेबल है। इनके अलावा कोई और है तो एग्जेम्प्ट है। क्रिस्टल क्लियर? इन दोनों के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो सर टैक्सेबल है। इन दोनों के अलावा कोई और है तो एग्जेम्प्ट है। ध्यान दीजिएगा सर। बाय इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है। इसमें इन्होंने ये 2 पॉइंट ऐड किए। इन्होंने बोला सर हाउएवर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा सर, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर मैं बोला नहीं समझा सर। एकदम सिंपल एग्जांपल ले लो सर कि ब्लिंकिट वाला लोकल, मैं जहां रायपुर में रहता हूं, लोकल रायपुर में डिलीवर करवा रहा है गुड्स। ब्लिंकिट वाला अगर लोकल रायपुर में गुड्स डिलीवर करवा रहा है, ठीक है, ब्लिंकिट या कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ले लो सर, ठीक है। ब्लिंकिट मैंने इसलिए अच्छा एग्जांपल लगा, मेरे को बढ़िया एग्जांपल है सर। और भी लोकल डिलीवरी सर्विसेज हो सकती है सर, ठीक है, और भी लोकल डिलीवरी सर्विसेज हो सकती है। ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं सर जो लोकली ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखो लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सर अरे यार ये क्या हो गया, बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो सर अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे जैप्टो हो, चाहे और कौन कौन से आते हैं, बहुत सारे आते हैं सर, नाम याद नहीं आ रहा है अभी तो। ब्लिंकिट है और कौन कौन से, जैप्टो है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अभी पता नहीं नाम याद नहीं आ रहे। तो सर अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी गुड्स लोकल डिलीवर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सरकार बोली सर इस केस में टैक्सेबिलिटी है। वेरी गुड, ध्यान से सुनना, टैक्सेबिलिटी है, वेरी गुड, ध्यान से सुनना सर। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को ना 9(5) में आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। सर आप आरसीएम वाले में भी ये पॉइंट लिखे हैं? हाँ, आरसीएम वाले में भी ये पॉइंट लिखा हूं, इसीलिए तो बोल रहा हूं ध्यान से। एंड लोकल सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या होता है सर? एक होता है बाय और एक होता है थ्रू। बाय मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही लोकल डिलीवरी करवा रहा है, ठीक है, खुद ही लोकल डिलीवर कर रहा है सर। और थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब सर ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट खुद डिलीवर नहीं करता। ब्लिंकिट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर एक लोकल पर्सन उसके थ्रू कहीं और गुड्स डिलीवर करा रहा है। इसमें मैंने एक एग्जांपल देखा था, पिकअप एंड पार्सल सर। पिकअप एंड पार्सल वाले लोग हैं जो रायपुर में काम करते हैं। ये क्या करते हैं पता है सर? जैसे मैं इनके वेबसाइट पे जाऊंगा, मुझे जो भी चीजें भेजना है लोकल में वो मैं उसकी डिटेल डाल दूंगा, पिकअप एंड पार्सल वाला आएगा, मेरे घर से सामान लेगा और जहां मैं उसको डेस्टिनेशन प्रोवाइड करूंगा वो वहां ले जाके छोड़ देगा सर। ये थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। आ रही बात समझ? ये दोनों चीजें इन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं की और इन्होंने क्रिस्टल क्लियर लिखा कि ये जीटीए के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। ये जीटीए के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं, ये अलग है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर ही कवर्ड होते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से अमेंडमेंट में भी एग्जाम्पल्स लेके समझाया है। आरसीएम के में एग्जेम्पशन आरसीएम जब पढ़ाया वहां पर भी, नोटिफाइड 9(5) जब पढ़ाया तो वहां पर भी कवर किया। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं ना तो रुको मैं दिखाता हूँ। कौन सा पेज नंबर होगा आरसीएम का? आरसीएम का 25 लिख के देख लेता हूँ। हाँ चलिए आ गया भाई। हाँ है, ये देखो सर, ये देखो, ये देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी except person supplying such services through an e-commerce operator is liable to register। अगर कोई सब, देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है सर, ये देखो कि सर मान लो ओला वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और वर्धमान सर, अभी जो पिकअप एंड पार्सल वाला एग्जाम्पल लिया वो ले लो, वर्धमान सर पिकअप एंड पार्सल वाले को दिए, पिकअप एंड पार्सल वाला सामने वाले को ले जाके माल छोड़ दिया, तो सरकार बोलती है उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) में क्या करेगा सर? आरसीएम में जीएसटी पे करेगा। क्रिस्टल क्लियर? एग्जाम नहीं है। तो एक स्टूडेंट बोला सर अगर मान लो, एक सेकेंड, हाँ
ध्यान देना, मेरे को आपको कुछ सिखाना है। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर फिर मेरा एक क्वेश्चन है सर अगर बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ तो। सर देखो आप वहां पर थ्रू कवर कर दिए थे, अब अगर बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ तो, अगर बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ तो सर उस केस में वो 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, बट सर लाइबल टू जीएसटी है सर। 9(5) में नोटिफाइड नहीं है, बट वो लाइबल टू जीएसटी है सर। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद ही लोकल डिलीवरी करवा रहा है, सर्विसेज कर रहा है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में 9(5) में कवर्ड नहीं है, बट सर वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। ये वाला 9(5) में कवर्ड है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। थ्रू वाला 9(5) में कवर्ड है, बाय वाला 9(5) में कवर्ड नहीं है, पर टैक्सेबल है। छोड़ मत देना सर, टैक्सेबल है सर, ठीक है। अगला देखो सर, बाकी ये तो सिंपल है सर, कोरियर सर्विसेज वगैरह टैक्सेबल होती है, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, ये एग्जेम्प्ट है। सैटेलाइट लॉन्च, ये तो हमेशा से एग्जेम्प्ट थी सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टन गुड्स बाय रेल और वेसल, ठीक है, ये सब चीजें लेके चल रहे हो सर। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा अच्छे से। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइसेस, एग्जेम्प्ट है, ठीक है सर। गन्ना लेके जाओगे तो वो गन्ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर हो जाता है, तो भी एग्जेम्प्ट है। इसमें एग्जाम में ज्यादातर सबसे ज्यादा जो आया है वो रेलवे इक्विपमेंट आया है, ठीक है। तो रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है सर, ठीक है, रेलवे इक्विपमेंट टैक्सेबल है, ध्यान रखना सर। जीटीए वाले भी अगर यही सब चीजें लेके जाए तो एग्जेम्प्ट है सर, क्लियर है। फिर इन्होंने बोला सर जीटीए वालों को हम ये दो लोगों को जीटीए में कवर नहीं करते। जीटीए वाले लोग वो होते हैं सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, ठीक है, ये हम पहले भी क्लियर किए सर। अगर जीटीए वाले सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करें, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो एग्जेम्प्ट है सर। अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है। जीटीए वाले सर्विसेज सर ऐसे किसी को प्रोवाइड करे सर्विसेज जो सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, जो कि कौन होती है, गवर्नमेंट। सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट है, सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट है, सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट है। ये मैं अटक नहीं जाता हूं, रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला देखो सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, एडवांसेस, या फिर so far in the consideration in the form of interest or discount. Interest discount exempt, interest discount exempt, interest discount exempt. क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल, क्रेडिट कार्ड नहीं छोड़ेंगे सर, ठीक है, अमीरों के चोचले हैं, ठीक है। सर्विस चार्जेस, लेट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरचार्ज फीस, सब टैक्सेबल, सब लायबल टू जीएसटी, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बेसिक डिपॉजिट बैंक होल्डिंग अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये तो एग्जेम्प्ट है सर। ये सर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एनी अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज एग्जेम्प्ट अप टू 2000 पर ट्रांजेक्शन, ये बहुत सिंपल है सर, ठीक है, ये आप ना भी पढ़ो तो भी चलता है। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, एग्जेम्प्ट। नेवी और एयरफोर्स और आर्मी वालों के लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट। पोस्ट गार्ड पर्सन्स का लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, पुलिस ऑफिसर्स एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है बहुत सारी स्कीम्स के अंदर, बट इसमें आप ये वाली याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका मैक्सिमम अमाउंट कितना है सर, 2 लाख रुपीज तक है तो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम में ज्यादातर ये कितना देते हैं पता है, 2,50,000, तो टैक्सेबल, क्लियर। अगला ये अमेंडमेंट है और इसको मेरे एकदम ध्यान से सुनना, पता है आपको, पता है जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने जाओगे 2 टाइप की पॉलिसी होती है, एक इंडिविजुअल पॉलिसी और एक होती है ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी जनरली जो लोग जॉब में जाते हैं ना सर, जितने लोग जॉब में रहते हैं जनरली उनके लिए ना एम्प्लॉयर ग्रुप पॉलिसी लेता है ताकि अपने पूरे एम्प्लॉयज को कवर कर ले। और इंडिविजुअल पॉलिसी वो होती है जो वर्तमान सर खुद लिए अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो सरकार ने बोला हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सर्विसेज है वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो हमने एग्जेम्प्ट किया है, बट ग्रुप नहीं सर, ग्रुप नहीं। ग्रुप पॉलिसी है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, ग्रुप पॉलिसी है तो एग्जेम्प्ट नहीं है,
ग्रुप पॉलिसी है तो एग्जाम नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज है, मैं आपको जरूर बोलूंगा, बिल्कुल जब टाइम मिले ना आप एक बार गूगल करना। ऐसे ग्रुप पॉलिसीज भी होती है, ऐसा नहीं है कंपनीज ग्रुप पॉलिसीज बेचती है, मैं भी चाहूं तो ग्रुप पॉलिसी ले सकता हूं और इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकता हूं, हमारे पास चॉइस होती है। सरकार ने सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी वालों को छोड़ा, अगर आप ग्रुप पॉलिसी है तो टैक्सेबल है। ध्यान रखना सर, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है सर, बहुत चांसेस है। देखो सर, ग्रुप मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द कॉमनैलिटी ऑफ पर्पस और फॉर द एंगेजिंग इन द कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अदर देन अवेलिंग इंश्योरेंस एंड इंक्लूड्स। देखो सर, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आ जाते हैं, कई बार नॉन एम्प्लॉय भी आते हैं सर, सब आते हैं, सब सब सब। जैसे मेरा जो फ्रेंड है उसने आईसीआईसीआई की लाइफ इंश्योरेंस की ग्रुप पॉलिसी ली है, तो वो जीएसटी पे कर रहा है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस की जो इंडिविजुअल पॉलिसी ली है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है सर, मेरा इंडिविजुअल, मेरी अपनी एकलौती पॉलिसी जो मुझे पॉलिसी इशू हुई है, ठीक है, तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट है। क्लियर, बैठा दिमाग में। सेम इन्होंने बोला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी, भैया हेल्थ इंश्योरेंस भी ग्रुप में होता है, अरे होती है ग्रुप पॉलिसी, बहुत मजेदार होती है। कभी समझना, ये ग्रुप पॉलिसी के स्कैम्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं। आप कभी खोल के देखोगे तो मजा आ जाएगा, कभी देखना ना यूट्यूब में, बहुत मजा आएगा इसके बारे में जान के। तो इन्होंने बोला सर अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है तो एग्जेम्प्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर ग्रुप पॉलिसी है जनरली ये क्या होता है, ग्रुप पॉलिसीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बहुत कॉमन होती है, और आजकल तो कंपनीज बाहर मार्केट में भी ग्रुप पॉलिसी बेचना चालू कर दी है सर। तो ग्रुप पॉलिसी है तो टैक्सेबल है, इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है। क्लियर हुआ, बैठा के रखना इसको दिमाग में सर, ठीक है। इसके बाद सर री इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है सर, लाइफ इंश्योरेंस कराओगे इंडिविजुअल पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल पॉलिसी, जब आप उनको रिन्यू भी कराओगे तो उनका री इंश्योरेंस कराओगे तो भी एग्जेम्प्ट है उनका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। आगे आओ, उसके बाद दिया हुआ है सर ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट, नेशनल पेंशन स्कीम ये तो एग्जेम्प्ट है, जनरल लाइफ इंश्योरेंस उसका री इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है। रेट्रोसेशन मैंने आपको ये बताया था सर, एक पॉलिसी जिसको री इंश्योर कराया जा रहा है, जिसका आधा पार्ट हम किसी और से री इंश्योर कराते हैं, चाहे वो आदमी इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, उसको बोलते हैं रेट्रोसेशन, ये भी एग्जेम्प्ट है। मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल फंड ये भी एग्जेम्प्ट है, वैसे इस बार के बजट में इसको लेके चीजें आई है सर सॉरी। अटल पेंशन योजना जिसको आप ATCCD पढ़ते हो सर, एग्जेम्प्ट है। पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहे तो भी एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर, ओ भाई एकदम सिंपल मस्त, एकदम शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एक बार में घुस जाएगा दिमाग में। सर बिजनेस फैसिलिटेटर हो या बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो, ठीक है, अगर ये बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल ब्रांच तो एग्जेम्प्ट है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन ब्रांच है, टैक्सेबल है, RCM है। क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। पर एक मस्त वाली बात, बिजनेस फैसिलिटेटर, मैंने नोट्स RCM के प्रोवाइड किया, उसमें देखना, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर अर्बन ब्रांच वाले को प्रोवाइड कर रहा है, अर्बन ब्रांच से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है तो RCM है, और अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर अर्बन ब्रांच से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहा है, मैं आपको इसके नोट्स दिखाता हूं, रुको, RCM नोट्स कहाँ हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर आ गया भाई, ये रहा, देखो, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो RCM होती है सर, बिल्कुल है सर। सर अगर एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट देखो सर, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो भी RCM है। पर अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर सर अगर बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड रूरल एरिया तो एग्जेम्प्ट है।
तो एग्जेम्प्ट है। अगर सर एजेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एजेंट अगर प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर को इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स और रूरल एरिया, तो एग्जेम्प्ट है। दोनों होना चाहिए, अकाउंट्स, रूरल एरिया, याद रखना सर। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर अगर रूरल एरिया से रिलेटेड अगर इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी एग्जेम्प्ट है। सिंपल आसान भाषा में सरकार चाहती है गांव में दो चीजें खुले, लोगों का बैंक अकाउंट और लोग इंश्योरेंस करवा ले सर, ठीक है। पर ये चीज ध्यान रखना, अर्बन एरिया से अगर रहा तो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अर्बन एरिया एग्जेम्प्ट नहीं है। पहला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है, अगर मुझे पेपर ट्रिकी बनाना रहा कि सर अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन एरिया तो फॉरवर्ड चार्ज है। ये बड़ा प्यारा है सर, ये ध्यान रखना। देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट लिखा हूं, फैसिलिटेटर नहीं, करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्बन एरिया तो फॉरवर्ड चार्ज है। क्लियर हुआ? ये बहुत प्यारे नोट्स लिखे हुए मेरे, ये नोट्स वैसे मैंने शेयर कर दिए टेलीग्राम में, आप देखोगे तो मिल जाएगा सर, ठीक है। ओ कहाँ पहुंचे थे हम, ठीक है। लीजिंग सर्विसेज, इसमें बड़ा प्यारा है सर। एक बात ध्यान रखना, ये आया है एग्जाम में, जब ट्रिकी क्वेश्चन बनाना रहता है तो ये आता है सर कि सर आपको अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट से रिलेटेड अपफ्रंट अमाउंट दिखा तो ये ध्यान देना एग्जाम में कि 20% और मोर ओनरशिप किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये इतने इतने चालू है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं आया है। वहां पर ये क्या किए थे, 15% ओनरशिप गवर्नमेंट की बताए थे। 15% है तो टैक्सेबल है, 20% या उससे ज्यादा है तो ही एग्जेम्प्ट है। क्लियर? लीगल सर्विस, वेरी इजी सर। सर अगर लीगल सर्विस मेरे को कोई बोलेगा ना, एक लाइन पे याद रखना, एकदम सिंपल सर। सर इंडिविजुअल एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, अगर तीनों बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करते और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तभी आरसीए में, उसके अलावा बाकी सब केस एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा बाकी सब केस एग्जेम्प्ट है। एक लाइन पे पूरा लीगल सर्विसेज है, एक लाइन पे, बाकी ये पूरा डिटेल है, आप पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें बिजनेस एंटिटी ही ध्यान रखना, बाकी सब एग्जेम्प्ट है, सब सब, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है सर, बाकी कुछ है ही नहीं इतना टिपिकल। और अगर मान लो फाइनल का क्वेश्चन डाल दिए वो इंटर में, फाइनल में एक बार आया था और इंटर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता, अभी सेम ही तो है सर। एक बार आया था कि सीनियर एडवोकेट ने अगर फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी या किसी इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो वो टैक्सेबल है, और उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। नोट कर लो भाई, वो टफ बनाना रहे क्योंकि फाइनल में ये क्वेश्चन आया है। सीनियर एडवोकेट ने अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है। क्लियर? ठीक है। स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्विसेज, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एग्जेम्प्ट है ये तो। स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, ये सब तो स्किल डेवलपमेंट वाले सब एग्जेम्प्ट होते हैं। इसमें ये ध्यान रख लेना, ये आया एग्जाम में, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब एग्जेम्प्ट ही रहते हैं सर। स्किल ट्रेनिंग पार्टनर, ये सब एग्जेम्प्ट रहते हैं सर। इसके बाद आ गया हो सर परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट इन फोक, क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक। अच्छा याद रखना, फोक और क्लासिकल आर्ट है ना, परफॉर्मेंस है ये। ब्रांड एम्बेसडर सर्विसेज टैक्सेबल होती है, ठीक है। फोक और क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर होना चाहिए। कंसिडरेशन किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1,50,000 से। आप हिप हॉप और वो सब जो वेस्टर्न होते हैं वो सब नहीं है एग्जेम्प्ट सर। क्लासिकल और फोक, कथकली, वो सब चलेगा सर, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है। वो भी एग्जेम्प्ट तब है जब वैल्यू 1,50,000 से एक्सीड ना करे, अगर एक्सीड कर गई तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स लाइक म्यूजियम, नेशनल पार्क वगैरह एग्जेम्प्टेड है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल देखने चले जाओ, एग्जेम्प्ट है। एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट, अम्यूजमेंट फैसिलिटी सर। सर अगर आप नॉट मोर देन 500 पर पर्सन दे रहे तो एग्जेम्प्ट है। मतलब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसकी टिकट 499 है तो एग्जेम्प्ट है। 501 रुपीज है तो टैक्सेबल है सर, ठीक है।
कैमल राइड्स, जॉय राइड्स, ये सब टैक्सेबल है। कसिनो और गैमलिंग ये सब टैक्सेबल है, इन सबको ये नहीं छोड़ते सर, ठीक है। अगला, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू मेंबर्स। बहुत सिंपल सर, इसमें ना क्वेश्चन हमेशा RWA को लेके आता है, रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है। ये अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सरकार बोलती है अगर ये 3 कैटेगरी है तो एग्जिम्प्ट है। मैं बोले बताओ, एज अ ट्रेड यूनियन, दूसरा फॉर प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट, जो एक्टिविटी पहले से ही एग्जेम्प्ट है, या फिर जहां पर सर RWA अपने मेंबर्स से 7500 पर मंथ पर मेंबर से कम चार्ज करता है, ठीक है। अप टू 7500 रहेगा तो चलेगा, 7500 ₹1 भी रहा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर। मतलब मान लो अगर 8000 चार्ज किया तो ये पूरा 8000 टैक्सेबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि 500 टैक्सेबल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर इसमें एक मस्त वाली बात बताऊं सर, मैंने मतलब रेगुलर क्लासेस में तो इसके क्वेश्चंस भी अच्छे कराए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। तो RWA में ना एक खास बात ये याद रखना कि रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के हाथ में GST की बात तभी आएगी जब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन खुद लायबल टू GST है और वो अपने मेंबर से 7500 से ज्यादा चार्ज करता है। ये दोनों बातें होगी तभी टैक्सेबिलिटी आएगी, ये दोनों बातें होगी तभी टैक्सेबिलिटी आएगी, एक होगी तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर ये तो सर फार्मर्स के लिए था सर, एग्रीकल्चर वालों के लिए, इनके लिए तो 1000 पर मेंबर पर ईयर था सर। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एग्जेम्प्ट है। नेपाल एंड भूटान जा रहा है कार्गो, आ रहा है कार्गो, दोनों एग्जेम्प्ट है सर। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ा पहाड़ हो जाता है, पर इसको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ सर, ठीक है। बाकी सब चीजें हम कवर करते हैं फिर मैं आपको उसको करवाऊंगा, उसको एकदम एंड पे करवाऊंगा। देखो सर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, हायरिंग किराए पे लेना, हायरिंग, ठीक है। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर मीन्स गाड़ियां किराए पे ले रहा है कौन, GTA वाला, एग्जेम्प्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, एग्जेम्प्ट है। लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल लेंगे मोर देन 12 पैसेंजर, एग्जेम्प्ट है। स्कूल वाले लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट है। मेरे को क्वेश्चन टफ बनाना रहेगा, क्या करूंगा पता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, यहां बीच में घुसा दूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहां बीच में घुसा दूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। आ रही बात समझ, यही हुआ है सर, यही हुआ है। एक बार एग्जाम में क्या किया था, लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेटेड लिखा नहीं था, टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, टैक्सेबल हो जाएगा सर, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, सर एग्जेम्प्ट है। ओवरलोडिंग चार्जेस एग्जेम्प्ट है। आप वो स्मार्ट कार्ड बोल रहा हूँ यार, फास्टैग नहीं लगवाए हो, उससे आपसे डबल चार्जेस ले रहे हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। इलेक्ट्रिसिटी में तो जिंदगी में मत सोचना। टेक्नोलॉजिकल बायर इंक्यूबेटी सर्विसेज, सरकार ने बोला सिंपल, आपका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए और 3 इयर्स खत्म नहीं होना चाहिए, तभी एग्जेम्प्ट है। फिर TBI टेक्नोलॉजिकल बायो इंक्यूबेटर, फिर बायो इंक्यूबेटर्स, ये सब एग्जेम्प्ट है। न्यूज एजेंसी एग्जेम्प्ट, पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जेम्प्ट। हाँ ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आया एग्जाम में। बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया रहा, एग्जेम्प्ट। बिजनेस एग्जीबिशन इन इंडिया रहा, टैक्सेबल। लिख के रख लो मेरे भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया एग्जेम्प्ट, इन इंडिया टैक्सेबल। वर्धमान सर दिल्ली में जाके एग्जीबिशन किए, टैक्सेबल। वर्धमान सर दुबई में जाके एग्जीबिशन किए, एग्जेम्प्ट। टूर ऑपरेटर सर्विसेज सप्लाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, इससे पूछो कहां कहां घूमेगा, अगर पार्टली इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सरकार बोली भैया फिर देखो, वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटर सर्विसेज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया शैल बी लोअर ऑफ, ठीक है। तो सर जो आउटसाइड इंडिया होती है वही एग्जेम्प्ट होती है, तो आउटसाइड इंडिया वाले की वैल्यू निकालना पड़ता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सरकार वाली टोटल कंसिडरेशन कितना वो चार्ज कर रहे हैं, अब वो जो टोटल कंसिडरेशन है उसमें सरकार बोली बाहर वाला अलग कर दो, इंडिया वाला अलग कर दो, जो बाहर वाला आएगा या फिर 50% ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में विच एवर इज लोअर जो रहेगा उतना वैल्यू बाहर वाला माना जाएगा, वही एग्जेम्प्ट रहेगा, और जो इंडिया वाला है वो आंख बंद करके टैक्सेबल रहेगा।
ठीक है। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, ये एग्जेम्प्ट है। इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई इसी से तो आप लोग कॉपी मंगाते हो सर, एग्जेम्प्ट है। पब्लिक कन्वीनियंस एग्जेम्प्ट है। और स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज, प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, ये सब एग्जेम्प्ट है। इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए सर। प्लेयर, रेफरी, कोच, टीम मैनेजर, इसके अलावा कोई भी दिखा, कमेंटेटर, फिजिशियन, कोई भी दिखा, इसके अलावा कोई भी दिखा, सब टैक्सेबल हो जाएंगे। ध्यान रखना सर, क्लियर है। तो ये एग्जेम्पशन में मैंने आपको बताया। अब रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको पूरा चार्ट से समझा देता हूँ, 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई होप यहां तक दिमाग में बैठा होगा। ठीक है, चल ध्यान दो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना सर, मैं आप लोगों को रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी के पूरे कंसेप्ट कवर कराऊंगा। पूरे मतलब समझ रहे हो, आरसीएम वाला कवर कराऊंगा, रिवर्स चार्ज वाला कवर कराऊंगा। मैंने आरसीएम का जब ट्रिकी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि मैं रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की एक अलग वीडियो ही बना दूंगा ताकि सब कुछ कवर हो जाए। तो ध्यान दो, टाइम वेस्ट नहीं करते, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट सर। एकदम सिंपल, पहले आरसीएम वाली बात करते हैं सर कि अगर सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी होता है और अगर रेंटिंग है तो उस केस में क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज। क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कि सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड दिया हुआ है तो सर वहां पर आरसीएम दिया हुआ है। तो सर बिजनेस एंटिटी और पर्सन रजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस। सर बिजनेस एंटिटी मतलब कंपनी या एलएलपी देगा क्वेश्चन में, और पर्सन रजिस्टर्ड मतलब इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर। आसान भाषा में गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देगी तो उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन रजिस्टर्ड, जो बंदा रजिस्टर्ड है, उसको अगर रेंटिंग की सर्विसेज दे रही है तो आरसीएम लगेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है पता है सर, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा है। एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अगर किसी को सर्विसेज दे रही है रेंटिंग की तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। नहीं ध्यान दे रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पढ़े भी नहीं होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ध्यान ही नहीं दे रहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। अरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बन गया एग्जाम में तो ध्यान रखना। ये हुई आरसीएम और फॉरवर्ड वाली चार्ज। सर आप समझो, ये आरसीएम के दोनों ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको दिए, मैं तो आरसीएम वाला ही लिखा हूं। आओ सर एग्जेम्पशन से कनेक्ट करते हैं। अब जबरदस्त कनेक्शन करेंगे सर। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी है सर। पहले तो बताओ कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेसिडेंशियल, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर होता है सर। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो पहले हमें यह चाहिए सर सप्लायर कौन है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम है सर। सर अच्छा, हाँ सर अगर सप्लायर ही रजिस्टर्ड निकल गया तो फॉरवर्ड चार्ज। सर रिसिपिएंट भी तो रजिस्टर्ड है, क्या करूं मैं। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, फॉरवर्ड चार्ज। सर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड, ओ भाई साहब जीएसटी क्यों आएगा। अबे दोनों ही अनरजिस्टर्ड है भाई, जीएसटी क्यों आएगा। छोटे छोटे लोगों को थोड़ी पकड़ने बैठी है सरकार। अब आती है रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। घर किराए पे दे रहे, और घर किराए पे देने वाला आदमी कौन है, सप्लायर रजिस्टर्ड है। एक स्टूडेंट बोला सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। भाई अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर जीएसटी क्यों पड़ रहा है भाई, फिर जीएसटी पढ़ ही क्यों रहा है। सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है, और जिसको वो रेंट पे दे रहा है घर, वो रजिस्टर्ड पर्सन है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब बात ये आ रही है सर वो रजिस्टर्ड पर्सन किस पर्पस के लिए यूज करता है। वो रजिस्टर्ड पर्सन कमर्शियल के लिए करे, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करे, वो छोड़ो सर। बट अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन सोल प्रोप्राइटर है तो उस केस में हम तीन बातें चेक करते हैं सर। क्या सोल प्रोप्राइटर जो रेंट पे जगह ले रहा है वो पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, क्या ओन अकाउंट पे ले रहा है, क्या नॉट एज अ प्रोप्राइटर कंसर्न अपने खुद के नाम पे ले रहा है सर रेंट पे। तो सरकार बोलती है एग्जेम्प्ट। मैं बोला अच्छा एक मिनट, मान लो अगर सोल प्रोप्राइटर नहीं है
या अदर देन सोल प्रोप्राइटर लिखा है। मान लो वर्धमान सर खुद रजिस्टर्ड है, जिसको किराए पे दिए वो एक कंपनी है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर नहीं है, कंपनी। सरकार बोली उस केस में आरसीएम लग जाएगा। सोल प्रोप्राइटर एक लौता केस है जहां पर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होने के बाद भी एग्जेम्प्ट होता है, उसके अलावा कोई और रहा तो आरसीएम लग जाएगा सर, ध्यान रखने वाली बात। तो मस्त हो गया सर। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना सर, अब अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हो टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, सर सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है। ओ भाई साहब, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आप उसे रेसिडेंस पर्पस के लिए दे रहे हो? तो एग्जेम्प्ट है सर, बढ़िया है सर। रेसिडेंस पर्पस के लिए सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट। सर सामने वाले को रेसिडेंस के लिए नहीं दे रहे हैं, एनी अदर पर्पस के लिए दे रहे हैं सर, तो फॉरवर्ड चार्ज। सर फॉरवर्ड कैसे लग गया? सप्लायर रजिस्टर्ड बोला था, मैंने शुरू में ही बोला था सप्लायर रजिस्टर्ड। एक स्टूडेंट बोला सर अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड हुआ तो भाई मेरे जीएसटी ही क्यों आएगा? तूने बोला सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट पहले से ही अनरजिस्टर्ड, तो जीएसटी कहां से आएगा? समझ आ रही बात? अरे ये बहुत बेहतरीन चार्ट और नोट्स है सर, मतलब इसके बाद रेंटिंग को लेके कोई डाउट आ ही नहीं सकता। इतनी क्लैरिटी से चीजें लिखी है मैंने, एक एक चीज प्रॉपर बताई है सर। लास्ट डे तो सिर्फ इसको सुन के भी चल जाओ मेरी बातें तो भी हो जाएगा काम। अगला एकोमोडेशन सर्विस सर ये हम पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े सर। एकोमोडेशन सर्विसेज आप स्टूडेंट को दो सर, फॉर जो स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहे हैं, कैंप्स में, पेइंग गेस्ट में या लाइक वाले में, अगर आप एकोमोडेशन सर्विसेज दे रहे हो तो मैं दो चीजें चेक करूंगा और दोनों बातें पूरी होनी चाहिए सर। पहला 20,000 पर मंथ पर पर्सन से ज्यादा आप एकोमोडेशन सर्विसेज का पैसा नहीं ले रहे हो। एक स्टूडेंट बोला सर एक आध एकोमोडेशन सर्विसेज का एग्जांपल दे दो। बहुत सारे हैं, आपको टिफिन की सर्विसेज दी गई, आपके कपड़े धोने की सर्विसेज दी गई, और भी कोई फैसिलिटीज एमिनिटीज दी जा रही है, सब दो, पर सबकी वैल्यू 20,000 पर मंथ पर पर्सन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 भी होगा तो चलेगा, 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना सर। एंड वो बंदा वहां पर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज रहा है सर। अगर वो 60 डेज रह गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज होना चाहिए सर। तो दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों प्लस लिखा है, दोनों बातें सेटिस्फाई। मतलब सर एकोमोडेशन सर्विसेज का आप 20,000 से ज्यादा नहीं ले रहे और सामने वाला आपके पास 90 डेज से ज्यादा रह रहे हैं, तो उस केस में एग्जेम्प्ट है। दोनों में से एक भी कंडीशन टूटी तो सर टैक्सेबिलिटी आई। मतलब एक आदमी, समझो मेरी बात, एक आदमी अगर 15,000 ही पे कर रहा है एकोमोडेशन सर्विसेज का, ठीक है, अब पर वो कंटिन्यूअस पीरियड 80 डेज रहता है, सर क्या टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ सर। एक पर्सन है 25,000 पे कर रहा है बट रहता 100 डेज है, सर क्या टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए सर, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। समझ आया? ये रेंटिंग का बड़ा सिंपल, बहुत इजी मैंने चार्ट बना के दे दिया है। इसके बाद रेंटिंग में डाउट नहीं आ सकता, बहुत सिंप्लीफाइड और इजी है सर, बहुत सिंप्लीफाइड। इसके बाद भी अगर आपको रेंटिंग में कुछ लग रहा हो पूछने लायक तो बिल्कुल पूछना। ये मैंने आरसीएम के दोनों रेंटिंग के कवर किए, फिर मैंने सर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें जो आरसीएम वाला ट्रीटमेंट है वो भी यहां पर कवर कर दिया सर मैंने। और उसके बाद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे दे रहे हो, तो उसमें भी मैंने हर केस कवर कर दिया सर, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब कवर कर दिया, सब। आई होप ये 100% क्लियर हो गया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ऐसे ही शॉर्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स के नोट्स में लाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू।